सीताराम दीवानचंद, ऐसा लगता है कि मैं किसी ज्वेलर के शोरूम की बात कर रहा हूँ। एक ग्रैंडफादर अपने पोते को लेके आ रहा है साथ में कि देख बेटा मैं यहाँ पे 70 पैसे का खाता था, आज 90 रुपए की प्लेट है, मैं अभी तक हूँ यहाँ पे। जी मैंने सलमान खान को भी खिलाया उनके बर्थडे पे। अंबानियों तक पहुँच चुके हो आप। 2009 में अभिषेक बच्चन की जब वेडिंग थी तो मेरे फादर ने वहाँ पे करा था। अच्छा, मैं ये कहूँ कि अगर आप एक प्लेट की बात करो, कितना मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन कितना बन जाता है? एक कंज्यूमर है हमारे जीके में रहते हैं, 25 साल हो चुके हैं। एवरी संडे फिक्स है, नाश्ता यहाँ से जाएगा ही जाएगा। कुछ लोग कहते हैं यार ये ना बासे खिलाते हैं, ये तो भाई पहले ही बना के रखे होते हैं। दुनिया आ रही है सीताराम दीवानचंद पे छोले भटूरे। सीताराम दीवानचंद पुनीत जी कहाँ जाते हैं? सीताराम दीवानचंद के अगर आप बेटे ना होते, बुरा हाल ही होता। फिर तो फोन आता है कस्टमर का कि हाँ जी हमें ना छोले भटूरे चाहिए। सिस्टर ने मेरी बोला पुनीत ना वेडिंग में है अपनी, उसकी शादी है आज। अच्छा वो सब तो ठीक है, छोले भटूरे तो मिल जाएंगे ना कल। तो पुनीत भाई, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपका बिजनेस का नाम है सीताराम दीवानचंद। बाकी दिल्ली के जितने भी पॉपुलर छोले भटूरे वाले होते हैं उनका नाम होता है नंद होगा, रामा होगा, नागपाल होगा, छोटे से नाम होते हैं। बिल्कुल। सीताराम दीवानचंद, ऐसा लगता है कि मैं किसी ज्वेलर के शोरूम की बात कर रहा हूँ। सीताराम दीवानचंद, सबसे पहले तो नाम का बताइए, कैसे नाम? तो हम अगर बाकी छोले भटूरे वालों को भी देखें तो सबके नाम की कहानी एक ही है कि सबके घरों से ही नाम उठे हुए हैं। नागपाल हो गया, रामा हो गया, आनंद हो गया, किसी का भी हम देखते हैं तो ऐसे ही हमारी स्टोरी भी सेम ही है। सीताराम मेरे ग्रैंडफादर जी थे और दीवानचंद जी उनके आगे उनके। अच्छा, तो मतलब ये आपकी 4th जनरेशन। यस। और मतलब सबसे पहले जिन्होंने शुरू किया था सीताराम जी और दीवानचंद जी ने शुरू किया था। तो नाम तब पड़ गया सीताराम दीवानचंद। वाह। तो तब वही होता था कि एक तो मार्केटिंग नहीं होती थी, सब कुछ नहीं होता था, तो सब कहते सीताराम के छोले भटूरे, दीवानचंद के छोले भटूरे। तो फिर नाम पड़ गया सीताराम दीवानचंद के छोले भटूरे हो गए। सीताराम। थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करें जी, कैसे स्टार्ट हुआ ये, और ये छोले भटूरे का कहाँ से हुआ? ये 1950s में जैसे सब पाकिस्तान से आए थे तो मेरे ग्रैंडफादर भी वहीं से आए थे। सो उस टाइम दीवानचंद जी जो थे वो लगाते थे रेडी छोले भटूरे की, डीएवी स्कूल पहाड़गंज के बाहर। अच्छा। तो ये तब से शुरू हुआ और फिर मेरे ग्रैंडफादर जी ने भी उनको ज्वाइन कर लिया, साथ में सीताराम जी ने, मेरे ग्रैंडफादर जी थे। तो वहीं से ये चीज़ शुरू हुई और धीरे 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 आज 74 ईयर्स हो चुके हैं। 78 एक्चुअली, 74 एक्चुअली, यस 74। और जो ये नाम वगैरह रजिस्टर कराया सीताराम, ये कब करवाया होगा कि अब आपको लगा कि अब हम बिजनेस? मेरे फादर ने उसके बाद करा लिया था। और मैं मैंने बहुत पहले वीडियो क्लिप भी देखी थी अजय देवगन की, तो उससे कुछ छोले भटूरों की बात हो रही थी, तो उन्होंने भी आप ही का नाम लिया यार। लेकिन छोले भटूरे ना दिल्ली के सीताराम, सीताराम का मतलब आप बॉलीवुड तक तो पहुंच ही गए हो। कितने साल हो गए ये काम से? मेरे को बिजनेस में आए हुए हो गए 13 ईयर्स नाउ। 13 साल हो गए हैं। बिल्कुल। तो आपके फादर जो करते थे और जो आप कर रहे हो, क्या डिफरेंस दिखता है आपको कि वो कैसे संभालते थे बिजनेस, पहले कैसे होता था, और आज के ज़माने में जहाँ हर चीज़ डिजिटलाइज हो गई है, तो आपका क्या रोल रहता है इसमें? देखो बिजनेस के क्रच तो सेम ही रहते हैं, चाहे फादर संभालें चाहे बेटा संभाले। माल बिकेगा तो माल आएगा। धंधे का रूल तो यही है। लेकिन अगर ये चीज़ देखा जाए, मेरे फादर ने एक चीज़ मेरे को जो सिखाई थी वो थी कि कस्टमर को ऐसा फील कराओ कि वो अपने घर पे खाना खाने के लिए आया है। अच्छा। अब वो ये ना सोचे कि मैं बाहर छोले भटूरे खाने आया हूँ, वो ये उसको लगना चाहिए कि सीताराम जो है मेरी अपनी दुकान है। अपनी दुकान है। और आज भी जो है एक लेगेसी जो दर बदर अगर आगे मिलती आ रही है, वो इस वजह से मिलती आ रही है कि ग्रैंडफादर जो है, आज भी हमारे पास जो आते हैं लोग, एक ग्रैंडफादर अपने पोते को लेके आ रहा है साथ में कि देख बेटा मैं यहाँ पे 70 पैसे का खाता था, आज 90 रुपए की प्लेट है, मैं अभी तक हूँ यहाँ पे। अच्छा। तो वो एक पास ऑन जो हो रहा है, वो चीज़ आई थिंक कि एक बिजनेस का जो मूल मंत्र है वो चीज़ उसमें आती है। और जैसे मैं सीताराम दीवानचंद नाम देखता हूँ, एक पहाड़गंज में सबसे पुराना जो 50 से आपका आउटलेट है जी। इसके अलावा आपके कौन से आउटलेट्स हैं और कहाँ कहाँ पर है? अभी हमने लास्ट जनवरी में इसी साल में हमने एक लक्ष्मी नगर में आउटलेट खोला था। ठीक है। और मार्च में हमने जीके में एक आउटलेट खोला था। जीके में खोला तो ये था। 3 आउटलेट्स हैं हमारे पास। और आपकी जो किचन है, जैसे 3 आउटलेट हैं, एक कॉमन किचन रहती है या अलग अलग 3 जगह है तो 3 अलग जगह किचन है? हमने किचन को बेस किचन में नहीं कन्वर्ट कर पाए क्योंकि एक उसका रीज़न ये था, छोले भटूरे जो है ना फ्रेशनेस बहुत मांगती है। अच्छा। कि छोले भटूरे जो है फ्रेश खाने में ही मज़ा है। ये बर्गर नहीं है या वो पैटीज नहीं है कि आप बना के आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सही बात है। ये जब तक फ्रेश नहीं होगा तब तक स्वाद नहीं आएगा। जो है फ्रेश बनेगा, फ्रेश बिकेगा, और इसलिए जो है लोगों को पसंद भी आता है कि
कोई वो नहीं है इसमें, आर्टिफिशियल कुछ नहीं डला हुआ, कोई फ्रीजिंग नहीं है, कोई ब्लास्ट फ्रीज नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो वो चीज़ जो एक फ्रेशनेस जो एक कस्टमर को चाहिए होती है ना, वो चीज़ यहाँ पे मिलती है। पुनीत भाई, आपके जो छोले माने जाते हैं वो कहा जाता है पिंडी स्टाइल। जी। तो मुझे ये बताओ, ये पिंडी स्टाइल और जो दिल्ली के स्टाइल हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सबसे मेन ये है कि दिल्ली का पहली बात कोई स्टाइल ही नहीं है ये। अच्छा। जो मेन अगर हम डिश के ओरिजिन की बात करें, हम उसके रूट्स में अगर जाते हैं, तो ये चीज़ ही पिंडी की है। हाँ। छोले जो बनने ओरिजिन शुरू हुए थे, आज भी हम जो छोले कहते हैं वो काबुली चने होते हैं, मतलब ठीक है। उसमें नाम में ही काबुली है। तो वो चीज़ का ओरिजिन ही वहीं से। लेकिन टाइम के साथ जब हम लोग एक रेसिपी के साथ हम लोग काम करते हैं, हम लोग उसमें कुछ ना कुछ इंड्यूस करते रहते हैं। हाँ। वो धीरे धीरे फ्रॉम द लास्ट 70 to 75 ईयर्स ना, एक इंडक्शन होते होते हाँ। एक दो स्टाइल बन गए हैं। दिल्ली का स्टाइल हो गया है और एक पिंडी स्टाइल हो गया पिंडी है। स्टाइल हो गया है। पिंडी में होते हैं गाढ़ी ग्रेवी होती है, रस्से मिस्से छोले होते हैं, दाने अलग होते हैं, वो चीज़ें होती हैं। दिल्ली वाले जो छोले होते हैं वो ग्रेवी होती है, बिल्कुल मसाले तेज मसाले होते हैं और थोड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। जैसे पिंडी वाले थोड़े खड़े 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 से होते हैं, दाना उसमें थोड़ा सा मुंह में आपको च्यू करना च्यू होता है। करना होता है। ये बिल्कुल ऐसे पिघले से होते हैं और और निकल जाते पानी हैं। थोड़ी ग्रेवी सी ज़्यादा हो जी, जाती जी, है। जी। और कुछ लोग आपके भटूरों को बहुत पसंद करते हैं। जी। कुछ लोग कहते हैं यार ये ना बासे खिलाते हैं, ये तो भाई पहले ही बना के रखे होते हैं। तो इसका क्या लॉजिक है? सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि बिल्कुल बासी नहीं होते। हमारा हाँ। किचन ओपन किचन है, कोई भी कस्टमर आता है वो देख सकता है कि हाँ जी उसी टाइम फ्रेश के फ्रेश बन रहे हैं। और दूसरा मेरिट ये है कि जो हमारे भटूरे हैं ना, आप उसको अभी खाओ, आप अभी लेके आता हूँ मैं आपके लिए खाने के लिए, आप उसको 2 घंटे बाद खाओ, 3 घंटे बाद खाओ, जो सॉफ्टनेस है ना वो उसके अंदर बरकरार रहती है, आज भी और कल भी रहती है। ये एक पॉइंट आ जाता है। दूसरा कि एक जो कस्टमर का वॉल्यूम है ना हमारी तरफ, वो थोड़ा सा ज़्यादा है कि अब कोई कस्टमर अगर आता है वो कहता है मुझे 20 प्लेट्स चाहिए, 30 प्लेट्स चाहिए, 40 प्लेट्स चाहिए, और अगर मैं उसके सामने वो चीज़ बनाने लगूंगा तो टाइम जो है ना उसका बहुत ज़्यादा लग जाएगा, और वो इतना टाइम उसके पास होगा नहीं वेट करने के लिए। ठीक है। तो इस वजह से हमारे को थोड़ा सा स्टैक करके रखने भी पड़ते और हैं। मैंने आपके पहाड़गंज में देखा है वो एक हॉट केस से है, मतलब हाँ, आप भटूरे पीछे आपके बन रहे हैं फ्रेश। मैंने आपकी किचन पीछे देखी हुई है, जी, फ्रेश बन रहे हैं और उसको मतलब उसमें आप सजा के रखो तक ताकि उसका टेम्परेचर जो है ना वो हाँ। टेम्परेचर कंट्रोल रहे, और वो बाहर के मॉइस्चर में आके ना वो ठंडे ना हो, और वो जब गर्म रहते हैं तो वो सॉफ्ट बहुत रहते हैं। मुझे अपने रिसोर्सेज से पता लगता रहता है कि भाई वहाँ पे कुछ बॉलीवुड में खास पार्टीज वगैरह कुछ होती हैं, तो वहाँ जो छोले भटूरे परोसे जाते हैं जी। वो सीताराम दीवान चंद के बड़े वहाँ पे पॉपुलर हैं। कोई ऐसा किस्सा सुनाओ कि मतलब लगे कि भाई कोई नोन बहुत पॉपुलर बंदा हो जहाँ आपने लोगों को भटूरे खिलाए हो। नहीं, मैंने सलमान खान को भी खिलाया उनके बर्थडे पे, उनके पनवेल फार्म हाउस पे हमने केटरिंग की थी। अच्छा। मतलब डायरेक्ट नहीं था तो हाँ, वो बीच में एक केटरिंग होता है होते हैं, उसके थ्रू। तो उसके थ्रू हम लोगों ने वहाँ पे भी केटरिंग की थी। 2009 में अभिषेक बच्चन की जब वेडिंग थी तो मेरे फादर ने वहाँ पे करा था। अच्छा, उस टाइम से भी करा हुआ अभिषेक है। बच्चन की शादी में जी। छोले भटूरे सीताराम दीवान इवन दो वी हैव गॉन ओवरसीज ऑल्सो, हमने कतर में, श्रीलंका में, बहरेन में, काफ़ी जगह पे करी है। अभी कतर का लेटेस्ट इंसिडेंट है, उसमें मैंने, अंबानी फैमिली थी वहाँ पे, उनको भी मैंने सर्व किया था छोले भटूरे, अच्छा। और उनको इतने पसंद आए थे कि उन्होंने नेक्स्ट डे अपने घर पे उसके बाद बुलवाया था कि हाँ हमें ये वाले दोबारा अपने घर पे भी चाहिए। अच्छा, ये थोड़ा सा मुझे बताओ, मतलब कटर में आप एक केटरिंग कर रहे थे हाँ, छोले मैं भटूरे केटरिंग कर रहा की। था वहाँ पे। मिस्टर अंबानी जो थे, आकाश अंबानी, वो एज ए गेस्ट थे वहाँ पे। अच्छा, एज ए गेस्ट थे। तो उन्होंने वहाँ पे खाए, उनको अच्छे लगे होंगे, तो फिर उन्होंने कहा कि नेक्स्ट कुछ दिनों में उनके घर पे भी एक फंक्शन था, तो फिर उन्होंने हमें कॉल करवाया कि हाँ आपने अब यहाँ पे आना है, और फिर हमने वहाँ पे उनके घर पे जाके अंबानियों तक पहुँच चुके हो। जी, तो काफ़ी बड़ा एक मेरे को अचीवमेंट लगा था कि हाँ हमने काफ़ी कुछ अचीव करा इस चीज़ को देखते हुए। अच्छा, अब जब ये तो केटरिंग के थ्रू होता है, तो मतलब जैसे अगर अंबानी की उसमें गए हो तो जो ये आउटलेट में 90 रुपये की प्लेट है, वहाँ 900 रुपये की तो नहीं भेजनी? नहीं, वहाँ पनीर की जगह शायद डायमंड्स हो सकते हैं। डेली रूटीन क्या रहती है एक छोले भटूरे, फेमस छोले भटूरे वाले की डेली रूटीन क्या है? अब जो मेरा रूटीन रहता है वो अभी भी मैं 7:30 7:45 तक अपने आउटलेट पे पहुंचता हूँ। मैं वहाँ पे बैठता हूँ थोड़ी देर, मैं अपना जो भी मेरे को रिटर्न वर्क होता है वो मैं अपना ख़त्म करता हूँ, जो भी मुझे अलॉटमेंट्स करनी है लोगों को अपने, वो करता हूँ। 9 बजे तक बाकी टीम आती है काम करने वाली, उनसे फिर 1-1.5 घंटा उनसे बातें चलती हैं कि हाँ क्या उनका कल के एजेंडा, क्या क्या हुआ उनका, आज क्या उनके पास क्या क्या काम है, कल के उनको क्या क्या देने हैं। और आजकल तो वैसे भी टीम इतनी ज़्यादा अच्छी है ना कि वो अपने आप ही कुछ ना कुछ नया नया इवॉल्व भी करती रहती है। फिर उनसे अकाउंटेबिलिटीज़ वगैरह लेनी होगी। 10-10:30 तक आई गेट फ्री फ्रॉम दोज थिंग्स। उसके बाद से बस फिर मार्केटिंग और पीआर है बस। लोग आ रहे हैं उनसे बातें करो, कुछ लोग आ रहे हैं उनको समझाओ अपने बारे में, या कोई नया कस्टमर आ रहा है उसको रिटेन करो, एक उसको होमली फील कराते हैं। आज भी हम लोग अपने काउंटर पे इसलिए होते हैं कि उसको एक होमली फील कराना है, एक होमली टच देना है कि
एक सीताराम के परिवार का ना एक बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है मेरे लिए, हाँ, तो उसको वो चीज़ हमें देनी अभी भी ज़रूरी लगती है, तो हम उसको आज पर्सनल भी दे रहे टच हैं। देख बहुत फर्क पड़ता है पर्सनल टच से। इवन मैं भी, अगर चलो अब तो लोग पहचानते हैं, फेस है, लेकिन पहले भी आप किसी भी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, इवन आप कोई कपड़ा खरीदने जा रहे हो कहीं भी, आपको जब सामने बेचने वाला प्यार से बात करेगा, अच्छे से अटेंड करेगा, तो आप कहोगे यार इस वाली दुकान से बढ़िया मैं इस पे जाऊंगा, चाहे मुझे 10 रुपये महंगी मिलेगी, लेकिन मुझे बंदा भाई इज्जत भी देता है, मुझे चीज़, मेरे को एक ट्रस्ट भी बन जाता है। बिल्कुल। ये आपने बहुत बढ़िया चीज़ बोली, और मैं ये कहता हूँ कि ये बहुत सारे आउटलेट्स हैं जो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते। वो अपने कोई लड़का रख लेते हैं, उसके भरोसे दुकान छोड़ नहीं, देते लड़के हैं। तो हम भी रखते हैं, उनके भरोसे हम भी छोड़ के बैठे हुए हैं, सब चीज़ें हैं। लेकिन अगर आज भी कोई आता है, आप सपोज करते हो आप मेरी दुकान पे आते हो, मुझे पता है आप आलू नहीं खाते, आप दुकान के अंदर आते हो, अपने टोकन कटवाया, मैंने एक आवाज़ दी, छोटू 2 प्लेट भैया के पैक कर दे बिना आलू की, हाँ तो आप उस चीज़ को एक माइंड में हमेशा रखोगे, यार मेरा तो यहाँ पे ऑर्डर तक लोगों को याद है, हाँ, और वो आपको तो वो रिकॉल personal करना touch। ज़रूरी हो जाता है। तो जैसे जो ये फूड इंडस्ट्री होती है, इनके कोई त्योहार होते हैं, क्योंकि आपको त्योहारों पे तो आपके पास कस्टमर डबल ट्रिपल 4 होता है। गुना आता है, तो आप लोग त्योहार वगैरह मना पाते हो या कैसे रहता है आपका? हम अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ मनाते हैं, जो हमारे टीम है हमारे साथ काम कर रही है, हम उनके साथ अपने त्यौहार मनाते हैं। अच्छा, उनके साथ वही मतलब बात होगी, काम और करना ये है। भी ना आई थिंक डेस्टिनी होती है, भगवान का जो प्लान होता है, गॉड्स प्लान जो होता है ना, वो हमें अगर इस इंडस्ट्री में डाला है तो वो यही सोच के डाला है कि हाँ, कि इसको ना हमारा सैटरडे है, ना संडे संडे है, है, ना हमारा ना 15 दिवाली है, ना अगस्त ईद है, ना कुछ है। हाँ, ना दिवाली है। बिल्कुल, तो हम बने भी उसी तरीके से होते हैं। अगर आज आप मेरे से कहो कि तुम यार दिवाली पे पटाखे नहीं फोड़ते, यार मुझे पसंद भी नहीं है। भटूरे वाले पहले भी हर मोहल्ले चौक पे होते थे, लेकिन अब फूड ब्लॉगिंग की वजह से क्या होता है कि उस पे कस्टमर ज़्यादा आने लग जाता है। कि मैं कहीं का वीडियो बनाऊंगा, जो आपके पास जाता होगा ना, वो कहेगा यार मैंने भूखा सांड का वीडियो देखा था, तो मैं आया हूँ। मैं उस पे चला जाता हूँ, आज मैं वो दूसरी जगह जाके खाता हूँ, उसके भी पिंडी वाले बोल देते बिल्कुल। भूखा सांड की तारीफ। तो आज के ज़माने में जहाँ कंपटीशन इतना हाई है, आप अपनी मार्केटिंग कैसे कर रहे हो? यार मार्केटिंग तो देखो, रोज क्या हर 1 घंटे बाद कुछ नया सीखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केटिंग का कोई एंड ही नहीं है, वो इन्फिनिटी लेवल पे पहुंच चुकी है इस टाइम। रोज कुछ ना कुछ नया करो, हर जो ट्रेंड नया आ रहा है उसको फॉलो करो, और एक ही जगह पे बिल्कुल मत घुस जाओ, थोड़ा थोड़ा हर जगह करो। जहाँ पे आपको रिजल्ट मिल रहा है वहाँ और ज़्यादा हथौड़े मार दो, और ज़्यादा मार। अब हमने जैसे स्टार्टिंग में करा, अगर मार्केटिंग की बात करें तो कस्टमर को रिटेन करने के लिए हम सबसे पहले अपने शॉप पे लाया था स्मार्टफोन। कितने साल पहले की बात, मतलब जब ये हो गए 7-8 साल इस बात, 7-8 साल पहले हो गए। स्मार्टफोन? हाँ, ठीक है। स्मार्टफोन लाया एक, उसमें नंबर डाला, फिर जैसे ही कस्टमर के कॉल आने शुरू हुए तो मैंने उसमें ना, जैसे आपका नंबर है तो मैंने आपका नंबर पुजनीत सिंह के नाम से और आपका एड्रेस साथ में लिख दिया। सही बात। अब अगली बार जब आप कॉल कर रहे हो, सर आप अच्छा रजौरी गार्डन बैठे हो, हाँ ठीक है मैं भेज रहा हूँ, कस्टमर को लगने लगा यार इसको तो मेरा एड्रेस भी पता है, ये तो बड़ा डाटा मेंटेन हो रहा है। अच्छा चलो ये चीज़, फिर सिस्टम्स वगैरह लगाने शुरू करें धीरे धीरे, फिर सोशल मीडिया इंस्टाग्राम वगैरह पे अब लोगों को दिख रहा है कि यार वहाँ पे भी आ रहे हैं, फिर जो रात को देखेंगे वो सुबह खाएंगे। अगर 12-1 बजे के करीब मेरी एक वो स्पीड बूस्ट पोस्ट चलेगी, हाँ, तो रात को मन करेगा तो वो करेंगे। अच्छा, लेकिन रात को अगर उसने देख लिया, ऑर्डर कैसे करेगा, रात को तो दुकान बंद है। उसके लिए फिर वेबसाइट बनाई, वेबसाइट को धीरे धीरे चलाना शुरू करा। फिर वेबसाइट में देखा यार प्रमोशन इतना ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, अब मेरे को पुश नोटिफिकेशन भेजनी है, मेरे को उसका बर्थडेज लेने हैं, एनिवर्सरीज लेनी है, उसका एड्रेस लेना है, इतना डाटा कैसे रखूँ, ऐप बना ली। अच्छा, तो छोटे ना वो बस वो ना कहते हैं चुटकी पर नमक डालते रहो, मतलब आप टाइम टू टाइम जो चीज़ें आ रही हैं आप उसमें अपने आप को। बिल्कुल। अभी जैसे हमने एक बार किया था जब 2020 में नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक्स में। सही बात है। हमने एक दिन के लिए छोले भटूरे फ्री किए थे, नीरज नाम के लिए, जितने भी नीरज आएंगे सबके लिए छोले भटूरे फ्री कर देंगे। अच्छा, लॉयल्टी पॉइंट्स चलाते हैं, कस्टमर को डिस्काउंट देना, फर्स्ट टाइम आप आ रहे हो 10% ऑफ, या स्विगी जोमेटो पे ऑफर्स चलाना, या ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी जो लोग चला रहे हैं वो देखो, जिसको बेनिफिट मिल रहा है वो करके आप कमा सकते हो उसमें भी। तो इसमें जैसे देखो आपके फादर ने कभी ये मार्केटिंग देखी नहीं होगी कि ये मेरा बेटा ये कर रहा है, नहीं, उनको पता भी नहीं होता ये सब हो रहा है, उनको पता भी नहीं होता ये सब हो रहा है। हाँ, अच्छा, अब पता है नहीं, उनको नहीं पता, उनको बस आखिरी में आप ये बता दो पापा इतना वहाँ से आया, इतना माल वहाँ से बिक गया, इतना माल बिक गया। अच्छा, पहले ज़माने में तो आखिरी में बस गुल्लक में जितने पैसे बचे उतने का होता, लेकिन आज हर चीज़ का हिसाब है आपके बिल्कुल सिस्टम। तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप एक प्लेट की बात करो तो एवरेज, ठीक है, होपफुली टैक्स वाले ना देख रहे हो ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि मतलब कितना, मतलब एक प्लेट में एक
नॉर्मल जो बंदा होता है जो 100 रुपए की प्लेट बेच रहा है, कितना मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन कितना बन जाता है? अगर हम अपने 100 रुपए की प्लेट को ब्रेकअप करते हैं तो अगर हम ऑन पेपर्स बात करें तो 40% 35% हमारी जो होती है वो रॉ मटेरियल कॉस्ट आ जाती है इजीली। अच्छा। 10% जो होती है 10 to 12% 13% आ जाती है लेबर कॉस्ट। फिर उसके ऊपर 5% के आसपास आ जाती है मेंटेनेंस, ग्रेवेजिंग वगैरह, इलेक्ट्रम फटरम, ये सब चीज़ आती है। 5% उसके अंदर जीएसटी भी चला जाता है। ठीक है। तो ये सब कर कर आके उसके बाद जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, लैंड कॉस्ट होती है, पैकेजिंग कॉस्ट होती है, मार्केटिंग कॉस्ट भी होती है, 5 to 7% हमारी पैकेजिंग कॉस्ट होती है, अराउंड 7 to 10% हमारी मार्केटिंग कॉस्ट होती है। तो लास्ट में अगर क्रश देखें तो अराउंड 15 से 20% ही बचता है, जो बचता है। मतलब आप एवरेज एक प्लेट में 100 रुपए की प्लेट है तो 20 रुपए बंदा 15-20 कमा रुपये रहा है। आप बचा सकते हो। कहीं सोचते हो कि आगे जाके किसी दिन शार्क टैंक में सीताराम दीवानचंद की 3rd जनरेशन खड़ी होगी कि लाओ जी मुझे इतना करोड़ इन्वेस्टमेंट दो, या कुछ ऐसा कुछ कभी सोचा है कि मैं मेरा अभी वो विजन ही नहीं आया कि हाँ कि कैसे ऐसे करके करना है। थोड़ा थोड़ा करो लेकिन अपना करते रहो। अपना मतलब अपने पास ही इतने नोट है कि हम अपने आप कर लेंगे? नहीं वो चीज़ नहीं है, लेकिन मेरे को एक होता है कि व्हाट आई थिंक कि मेरा जो बिजनेस है ना, वो बिजनेस नहीं, वो एक फैमिली है मेरे लिए, कहीं ना कहीं एक परिवार है। जो चीज़ हम उसको पकड़ के मतलब रखते कल हैं। अगर कोई आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहे, भाई मैं लगाता हूँ जी 10 करोड़ 100 करोड़ वाला कोई नहीं, बंदा हाँ, वो कुछ तो नहीं ये पॉडकास्ट अंबानी देख रहा होगा, भाई इसके तो मैंने खाए थे तो अंबानी जी कहें मैंने एक दुबई में भी खोलना है, एक मैंने यूएस में भी खोलना है, एक मैंने ये भी खोलना है, फिर क्या सोचोगे? फिर है मतलब कि भैया ऐसा कुछ नहीं नहीं है? ऐसा कुछ, क्योंकि अगर हम देखा जाए ना, हर सिटी की अपनी एक नेशनल डिश है सही बात है, और वो वहीं पे बिकती है। वहीं बिकती है। हम छोले भटूरे आज की डेट में अगर हम खा रहे हैं, यहाँ पे दिल्ली में बेच रहे हैं, तो जो क्वांटम हमें दिल्ली में मिलेगा वो कहीं नहीं मिलने वाला। सही बात है। अगर आप ये जाके अगर मुंबई में बेचोगे, हाँ वड़ा पाव बहुत क्वांटम में बिकेगा, हाँ, लेकिन छोले भटूरे वही 1-2 2-3 प्लेट करके जाएंगे तो वो कॉस्ट अपने आप ऊपर चली जाएगी, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। इतना हज़ारों कस्टमर आ रहा है, इतने सालों से आ रहा है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस कि भाई ये कुछ आज अलग हो गया, ये कुछ ऐसा कुछ कभी हुआ? हाँ कई बार हुआ एक्चुअली। मेरे फादर बैठे हुए थे आउटलेट पे और मैं उस टाइम नहीं था वहाँ पे। संजीव कपूर जी जो हमारे शेफ़ हैं वो एंटर करते हैं हमारे आउटलेट पे और आते हैं, पापा से मिलते हैं और भटूरे लेते हैं और खाने लग जाते हैं। पापा ने उनको पहचाना ही नहीं, ठीक क्योंकि माय फादर इज़ नॉट ए टीवी पर्सन। उनको पता नहीं था कि खाना खजाना क्या होता है, कैसे होता है। है। तो फिर जब उन्होंने खा लिया फिर उन्होंने पापा को बताया कि हाँ मैं ऐसे ऐसे यहाँ से हूँ और ये चीज़ें हैं। अच्छा फिर पापा उनसे मिले और ये सब चीज़ें हुई और ये हुआ। अच्छा। और एक कंज्यूमर है हमारे जीके में रहते हैं, अराउंड 25 साल हो चुके हैं। एवरी संडे फिक्स है नाश्ता यहाँ से जाएगा ही जाएगा। फिक्स है 25 है। साल से? हाँ अच्छा। फिक्स है, जाना ही जाना है, जो मर्जी हो जाए। कई बार हम भी खाते हैं पुरानी जगह जाके, हम कहते हैं यार वो पहला जैसा मज़ा नहीं रहा। हो सकता है अब हम भी आपकी दुकान का भी कोई खा के कहता हो यार जो पहले मैं खाता था वो वाला मज़ा नहीं रहा। तो ऑब्वियसली चीज़ें चेंज हुई हैं, मसालों के तरीके चेंज हुए हैं। आप इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हो कि भाई खाने वाले को ये लगे कि भाई जो वो 10 साल पहले खा रहा है, जैसे वो जो 25 साल वाले आपने कहा कस्टमर है मेरे पास, ऑब्वियसली 25 साल से खा रहे हैं, उन्होंने भी टेस्ट को चेंज होते हुए देखा होगा। बिल्कुल देखा है। तो इस चीज़ को कैसे मेंटेन कर रहे हो आप? मेंटेन एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, एसओपीज होती है हर बिजनेस के अंदर। अब खाने का देखो, आप अगर कोई चीज़ उबाल रहे हो या बना रहे हो, तरीका तो सेम ही रहेगा। मेन जो उसके अंदर होता है उसको पकाने का टाइम और जो उसके मसाले के कंपोनेंट्स हैं मेन वो रहते हैं। सही बात। तो उन चीज़ों को हमने कभी भी, आज हमें 74 ईयर हो चुके हैं, हमने उस चीज़ को चेंज नहीं करा और छेड़ा भी नहीं है कुछ भी। तो आपने एक फॉर्मूला बना लिया है कि मैंने इतने किलो छोले बनाने हैं, तो सपोज उसमें 5 किलो छोले बनने हैं तो उसमें इतना मसाला ये डलेगा, इतना ये, इतना एक्स डलेगा, इतना वाई डलेगा, इतना केमिकल एक्स डलेगा, इतना ये तो होगा। ये आप अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ शेयर कर देते हो या कुछ छुपा के भी रखते हो कि भाई ये आउट ना हो? हर चीज़ें देखो, मैं डेस्टिनी को बहुत मानता हूँ चीज़ों में, लेकिन जो मेरा है वो यही है, कहीं नहीं जा सकता। तो और इसको हमने स्टैंडर्डाइज भी करा हुआ है, डिजिटलाइज भी करा हुआ है, दोनों चीज़ों में कर रखा है हमने। एक प्रोसीजर बना हुआ है कि हाँ जी इतना ये है तो इतना डलेगा, एंड हमने उनको एक शीट शेयर कर रखी है कि ये चीज़ ऐसे होती है आपके साथ। ठीक है। बाकी हमने इसको व्हाट्सएप एपीआई के साथ भी इंटीग्रेट करके मैसेजेस शूट होते हैं कि हाँ जी आपको कल की प्रोडक्शन का प्लान आपका इतना है, इतना आपको ये डालना है, इतना आपको ये डालना है, इतना आपको ये डालना है। तो दोज पीपल आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन अस एंड दे डोंट नो अबाउट इट एनीथिंग। अच्छा, सही उनको पता ही नहीं कि होना क्या है, उनको बस इतना पता है कि उनको रट्टा लगवा दिया है, उनको ये नहीं, उनको रट्टा भी नहीं लगा। हाँ। उनको ये पता है कि जब तक ये मैसेज नहीं आएगा हम लोग काम नहीं कर सकते। अच्छा। तो वो जब तक मैं यहाँ से ट्रिगर नहीं करूँगा
तब तो वहाँ कुछ नहीं हो सकता। सही है। इसी वजह से हम लोगों ने जो किचन है हर आउटलेट की अपनी अलग, इसी वजह से हम लोग बना पाए कि कंट्रोल आज भी मेरा ही है। दुनिया आ रही है सीताराम दीवानचंद पे छोले भटूरे। सीताराम दीवानचंद पुनीत जी कहाँ जाते हैं खाने? वैसे तो मैं सही बताऊँ, मैं फूडी बिल्कुल भी नहीं हूँ, नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं। अरे वाह। मतलब स्पेसिफिक अगर एक चीज़ समझ में आ गई ना तो वो खा लूँगा, ठीक है। अब अगर कभी नाश्ते में समझ नहीं आ रहा क्या खाना है तो वो पोहे मंगा लिए, वो खा सकते हैं। अच्छा, भटूरे वाला पोहे खा रहा है? हाँ बिल्कुल खा सकते हैं। और बिरयानी मंगा सकते हैं लंच के टाइम पे। हाँ, इवनिंग में समोसे, जैसे पुरानी दिल्ली में तो बैठे ही हैं तो ये सब चीज़ें हमारे आसपास भी बहुत मंडरा रही होती हैं। सही बात है। समोसे हो गए, कचौड़ियाँ हो गई, लेकिन स्ट्रीट फूड वेंडर्स ओनली, और जो लोकल टाइप्स होते हैं उस टाइम अच्छा, पे। तो आप वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन? बोथ नॉन वेज ठीक है, चलो नॉन वेज की बात करते हैं। तो दिल्ली के हो तो बटर चिकन खाते हो या? बिल्कुल खाते हैं। कहाँ का पसंद है? देखो खाया तो बहुत बढ़िया सब जगह का है। एक ओल्ड जिंदनगर में पीयू किचन है, अच्छा, शंकर रोड पे, उसका बटर चिकन पीयू नॉन किचन। नेगोशिएबल है कि हाँ कभी भी खा सकते हो और कहीं भी कुछ कर सकते हो। और मेरी शॉप के पास एक बिरयानी मिलती है, अच्छा। मतलब वो नुक्कड़ पे वो हांडी लगा के नहीं बैठे होते हैं। हाँ हाँ, नॉन वेज? हाँ नॉन वेज बिरयानी होती है, 2 टाइप की होती है, एक मसाला और एक प्लेन टाइप की। तो मसाला बिरयानी उसकी हम बहुत पसंद करते हैं कई बार कितना, खाने। क्या रेट होगा उसका? 140 रुपीज़ की आधा किलो टाइप। अरे वाह, तो सही है। मतलब हाँ, तो पॉकेट मुझे फ्रेंडली। वही चीज़ें पसंद आती हैं जो डेली बन रही है और डेली बिक रही है। डेली। तो मुझे इसलिए रेडी का खाना ज़्यादा पसंद आता है कि हाँ वो ठीक है। सीताराम दीवानचंद के अगर आप बेटे ना होते, ठीक है, तो हम पुनीत को क्या करते हुए देख सकते थे कि पुनीत और क्या कर रहा होता? पढ़ाई में कैसे थे? बुरा हाल ही होता फिर तो कुछ ना कुछ। पढ़ाई में तो ऐसा था कि मतलब ठीक है 40 50 60 टाइप ऐसा ही हाल था, बुरा, बहुत बुरा हाल था मतलब। अच्छा, नहीं 40-50 वाला बुरे में नहीं होता। बुरा तो वो होता है 31 32 33 जो एक नंबर के वो लिए। भी आए हैं, 33 भी आए हैं, हाँ, 33 भी आए हैं। इकोनॉमिक्स में आए थे 11th में, और बाद में नीचे टीचर ने बकायदा लिख के भी दिया था, ग्रेस मार्क्स दिए हैं हाँ, कि मतलब 30 ही आए होंगे, 3 मार्क्स ग्रेस के मिल गए थे। तो पढ़ाई में तो स्टार्टिंग से मतलब ठीक है, ऑन एंड ऑफ था, इतना ज़्यादा कुछ खास मेरा मूड नहीं था, नहीं पढ़ना मन करता था। 12th ख़त्म हो गई, बिजनेस में ही आ गए। उसके बाद मैंने एक बार मन में आया कि यार चल सीए कर लेता हूँ, अच्छा। पता नहीं कहाँ से आ गया था। हाँ, फिर मेरे किसी ने मेरे को समझाया कि बेटा औकात में रहते हैं, ज़्यादा नहीं सोचते हैं। हाँ, फिर मैंने काटा मार दिया उसको, नहीं कर सकते चलो। फिर एक बार मैंने झगड़ के एचएम करने की सोची अच्छा। कि यार चलो पापा ये तो अपनी लाइन का ही है, एचएम कर लेता हूँ। हाँ, वो कहते वहाँ भी बर्तन धोने हैं, यहाँ भी धोने हैं, धो दे यहीं पे, क्या हो गया, हाँ, जो पैसे वहाँ स्टाइपेंड मिलेगा मेरे से कैश ले लियो, कोई बात नहीं। अच्छा, फिर एक बार वहाँ पे भी मैंने करा, कैट के भी मैंने तैयारी करनी शुरू करी, करियर लॉन्चर। अच्छा। करियर लॉन्चर में 20,000 फीस दी थी, और किट विट लेके आ गया। हाँ, 1-2 क्लासेस वगैरह अटेंड करी, उसमें भी बुरा हाल। उसमें ही। फिर ग्रेजुएशन तो चल ही रही थी साथ साथ। ग्रेजुएशन के अब ना रूल आ चुका था मेरे टाइम पे कि 5 साल में ख़त्म करनी है, वरना फिर ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा, अच्छा। कि फिर फर्स्ट ईयर से दोबारा लग जाओगे नहीं तो। हाँ, हाँ, अब मेरा 4th ईयर, फर्स्ट ईयर के अकाउंट्स की बैक, सेकंड ईयर अकाउंट्स की बैक, थर्ड ईयर अकाउंट्स की बैक, और चौथे साल में मुझे तीनों के पेपर दोबारा देने हैं और तीनों के अकाउंट्स अलग। तो मतलब डब्बा गोल था थोड़ा। डब्बा गोल था। हाँ, तो लेकिन मैं अपने आप को ना उस चीज़ में बड़ा देखा कि बिजनेस एक्यूम अच्छा है, प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी है, एब्जॉर्ब करना ठीक ठाक आ जाता है, और नई चीज़ों को हम एक्सप्लोर जल्दी कर लेते हैं, एब्जॉर्ब भी जल्दी कर लेते हैं और उसको लगा भी देते हैं काम पे। रिस्क एपेटाइट भी ठीक ठाक थोड़ी सी है, तो मैनेजेबल हो जाता है। अच्छा। और जब ये सारी चीज़ें होती है, पढ़ाई भी होती है कि लड़का कमाता कितना गया है, तो शादी के टाइम पे जब, अब मुझे नहीं पता आपकी अरेंज हुई है या लव मैरिज? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज। तो अरेंज मैरिज में सबसे पहले चीज़ ये देखी जाती है कि लड़के का बैकग्राउंड क्या है, भाई कमाता क्या है। तो कोई मतलब फ़ायदा हुआ सीताराम दीवानचंद के नाम से, या फिर थोड़ा सा आपको मेरी बीवी को ही नहीं पता था सीताराम दीवानचंद के बारे में पहले, शादी से पहले। अच्छा। तो तो मतलब वो भी सुना फूडी ही था, नहीं थी? नाम ही नहीं सुना था। मतलब भाभी जी भी फूडी नहीं हाँ, थी? उसको नाम ही नहीं पता था कि ये सीताराम छोले भटूरे है कौन, क्या नहीं है। तो हो सकता है उन्होंने सोचा ये ज्वेलर है तो यहाँ से यहाँ से नहीं जाना अभी। हर महीने मेरे को कंगन वगैरह मिल जाएंगे। इवन तो एक इंसिडेंट मुझे अपने शादी वाले दिन का भी याद है। मैं रास्ते में जा रहा था, बारात? नहीं हम वेन्यू की तरफ जाते, मैं, मेरी सिस्टर और जीजू थे उस टाइम मेरे साथ। मेरा फ़ोन बजा, मैंने अपनी सिस्टर को दे रखा था कि तू अपना हैंडल कर ले। तो एक
फ़ोन आता है कस्टमर का कि हाँ जी हमें ना छोले भटूरे चाहिए, हाँ, तो मेरे शादी से वाले दिन। कल के दिन के लिए चाहिए, कल के दिन सुबह के लिए ऑर्डर देना है। तो सिस्टर ने मेरी बोला पुनीत ना वेडिंग में है अपनी, उसकी शादी है आज, तो कल आप सुबह दुकान में। अच्छा वो सब तो ठीक है, छोले भटूरे तो मिल जाएंगे ना कल। ये सही था। आज की जनरेशन कोई खाने पीने का रेस्टोरेंट खोलना चाहता है या कुछ भी करना चाहता है, तो कैसे स्टार्ट करे और क्या एक सलाह रहेगी कि भाई इस चीज़ का ध्यान रखे और वो अपना थोड़ा उसके लिए फ्रूटफुल हो सकता है, क्योंकि बहुत स्ट्रगल होती है कुछ भी बिल्कुल होती नया। है, बिल्कुल होती है। व्हाट आई थिंक इज़ कि उस टाइम पे ना उसको ज़्यादा बड़ा करने की नहीं सोचनी चाहिए। छोटा स्टार्ट करो, छोटी सी जगह लेके, छोटा सा कैपिटल लगा के, कि अगर नुकसान हो भी जाए ना तो थोड़ा सा नुकसान हो, आप उसको झेल सको। और मैं आपको, आपने ये जो चीज़ बोली कि बड़ा कर लेते हैं, मेरे पास है ना बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे जिन्होंने रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, और वो क्या करते हैं, वो बिना प्लानिंग और ये वो सब कुछ डाल के एक बड़ा सा मेन्यू बना लेते हैं। आखिरी में वो क्या कहते हैं, मेरे को मैसेज करेंगे, भाई हमारी हेल्प कर दो, मेरी सारी पूंजी लग गई, मेरी सारी सेविंग लग गई, मेरा ये लग गया, मेरे पे इतना लोन है, ये वो इतना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि वो उसको आगे बढ़ा ही नहीं सकते। आखिरी में उनको क्या होता है, वो फूड ब्लॉगर है, भाई मेरा ये हेल्प कर दो, ये मेरा मेरे ऊपर इतना कर्जा आ गया, ये आ गया। तो आपने बहुत सही एक ज्ञान दिया है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि भाई मेन्यू लिमिटेड रखो, इन्वेस्टमेंट लिमिटेड रखो, ताकि आपके ऊपर वो रिटर्न प्रेशर जल्दी आ जाए। हाँ। एक किताब है 80-20, अच्छा, आप वो पढ़ लो बिजनेस खोलने से पहले। 80-20 80-20 की, हाँ जी, आपके लाइफ में हर चीज़ के बारे में एक ही रूल होता है, 80-20 का ही रूल होता है कि अगर आपके पास 100 काम है, 80 काम ऐसे होंगे जिससे आपको 20% रिजल्ट मिल रहे हैं, और वो 20 काम ऐसे होंगे जिससे आपको 80% रिजल्ट मिल रहे हैं। हाँ, तो ये बुक तो मैं पढ़ूंगा ज़रूर। बिल्कुल ज़रूरी है। और मेन्यू में भी हम देखते हैं कि हाँ यार इतनी आइटम रख लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, कस्टमर आ रहा है उसके पास यार 1 घंटा देखो खाना खाने के लिए, वो पूरी रात तो बैठेगा नहीं आपके पास, 1-1.5 घंटा है, उसमें हमने 20 मिनट तो उसके बर्बाद कर दिए खाना सोचने में कि खाएं क्या, कि कैसे खाएं, और वो क्या आपका खाएं। टेबल भी घेर के बैठेगा, अगर उसको पता होगा ये 5-10 चीज़ें यहाँ मिलती हैं, वो पहली सोच के आएगा, उसने ऑर्डर करना है। अब हम लोग भी हैं, हम छोले भटूरे तो बेचते ही हैं सिर्फ, हमने उसमें ऐड ऑन इसलिए नहीं करे कि हाँ जी व्हेन द कस्टमर इज कमिंग ही इज़ वेरी मच श्योर कि मुझे सिर्फ छोले भटूरे ही खाने आना है, छोले भटूरे खाने। और वो उसको एक क्या कह सकते जबकि हैं हम आपके लोग, पास बड़ा आसान था कि मैं ये देखता हूँ छोले भटूरे बेच रहे हो तो वो पूड़ी भी शुरू कर देता है, बिल्कुल शुरू कर सकता है, और चूरचूर नान जो ऐसी चीज़ बिल्कुल है ये हर समोसे, कोई जोड़ लेता है, कचौड़ी, कुछ भी कर सकते हो। कुछ। और शाम को जब आपका ये 4 बजे तक का, चलो 3-4 बजे तक का भटूरे को, तो शाम को समोसे बिल्कुल कर वगैरह सकते हैं। लेकिन आपने उस चीज़ को लिमिटेड रखा कि मेरे को इसी में महारत हासिल है। अगर आपका मेरे को प्योर यही वेज आप खिला- खोलते हो, दाल मखनी, शाही पनीर और चाप, 3 चीज़ें ही हैं जो बिकती हैं। कड़ी राजमा अगर एक आधी प्लेट बिक गई तो बिक गई, तो उसके लिए फिर करना क्यों है काम इतना ज़्यादा। सही बात है। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। बहुत इंटरेस्टिंग बातें, बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनाई आपने, और जल्दी चक्कर लगेगा, और मैं घर मंगवा के नहीं खाऊंगा, मैं आपके आउटलेट में आके मोस्ट खाऊंगा। वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। थैंक यू सो मच।